Hello dear students, welcome to lecture number 4 of electromagnetic induction. Dear students, हमने लास्ट लेक्चर्स में फैराडेज लॉज को अच्छे से स्टडी कर लिया है और लेंस लॉ को समझा है. तो अभी हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स टाइम वेरिंग फील्ड्स के केस में मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन. बेसिकली जब हम टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि भाई जो करंट है वो कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक, जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होते हैं ना, तो करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है. उस सर्किट में अचानक से करंट आ जाता है, तो दो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वहां पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है. तो उस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हमारे पास वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट आता है. तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है दैट इज ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट करंट के इफेक्ट को, डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉज को समझेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है और फिर किस तरह से मैक्सवेल ने एम्पेयर सर्कुटल्स लॉ को मॉडिफाई किया फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे. बच्चे ये लेक्चर जो है ना, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब इट इज अ ब्रिज बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. व्हेन वी वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड देन देयर इज डिस्प्लेसमेंट करंट, वी विल प्रूव दैट. तो ये जो लेक्चर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट है और ईएम वेव्स के चैप्टर में भी मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन भी जब हम स्टडी करेंगे तो ये सेम ही है कॉन्सेप्ट. तो ये एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट एंड हाउ मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पेयर सर्कुटल लॉ फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स. तो इस तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. तो इस तरह से, और ये मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन की डेरिवेशन भी है. तो आप अच्छे से इस लेक्चर को करिए और फिर हम नेक्स्ट क्लास में अभी एलसीआर सर्किट वगैरह शुरू करेंगे जो इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, जिसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर. अभी हम देखने वाले हैं व्हाट इज सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. अच्छा, सर्कुलेशन का मतलब होता है कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये कितना आएगा? ठीक है, ओके. इसको और बोला जा सकता है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल ऑफ बी वेक्टर इन ईडी. ईडी मतलब फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स भी लिख सकते हैं आप. लेट मी राइट हियर फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स. means I want to calculate del cross B. देखिए, रिकॉल करवा देते हैं आपको. मैग्नेटोस्टैटिक्स में डेल क्रॉस बी या बी डॉट डीएल कितना होता है? एम्पेयर सर्कुटल लॉ आपने पढ़ा हुआ है. बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ. जो पाथ आपने कंसीडर किया है, जिसके अराउंड आप मैग्नेटिक फील्ड की इंटीग्रेशन कर रहे हो, उसके अंदर कितना करंट है ये उसके बराबर होता है. अगर कोई करंट नहीं होगा तो जीरो होता है. ठीक है, और ऐसे ही जो डेल क्रॉस बी होता है दैट इज रिटन एज म्यू नॉट टाइम्स द करंट डेंसिटी वेक्टर जे वेक्टर. ठीक है, तो these are the two equations for magnetostatics. अब magnetostatics का मतलब है for steady currents. ठीक है, for steady currents. steady currents कौन से होते हैं? जब करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी ना करे, कांस्टेंट करंट रहे. अब जब किसी कंडक्टर में से करंट जो पास करवा रहे हो तुम, वो कांस्टेंट है, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उस करंट के कारण, वो भी स्टैटिक फील्ड रहेगी. स्टैटिक मतलब इट विल नॉट वेरी विद टाइम. तो इन दैट केस द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट जे वेक्टर. दिस इज आल्सो एम्पेयर सर्कुटल्स लॉ. तो अभी जो हम करने वाले हैं, हम एम्पेयर्स लॉ को मॉडिफाई करने वाले हैं. अभी जो हम करने वाले हैं इसमें वी विल मॉडिफाई एम्पेयर्स लॉ फॉर टाइम वेरिंग फील्ड. तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इस टॉपिक को, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स एंड इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. तो ये हर एक टॉपिक रिलेटेड है अभी जो हम करने वाले हैं. ठीक है, वैसे एम्पेयर्स लॉ
मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये होता है, लेकिन इस केस में डिफरेंट होता है। और जो इक्वेशन यहाँ से ड्राइव होके आएगी उसको हम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन भी बोलेंगे, एंड दैट इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। बेसिकली मैक्सवेल ने इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया था, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन एंड इट इज ऑल्सो मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। वी हैव फोर इक्वेशंस to explain each and everything of electricity and magnetism, also for ED electrodynamics। तो उसमें जो चौथी इक्वेशन है वो यही वाली है जो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये जो एम्पेयर सर्कुलर लॉ हमने लिखा है यहाँ पे, ये इस केस में टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए वैलिड क्यों नहीं है, ठीक है, पहले हम ये समझेंगे। फिर उसको समझने के बाद वहां पे क्या हमें मॉडिफिकेशन करनी चाहिए सो दैट वी कैन राइट ए सिंगल इक्वेशन फॉर बोथ मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड ईडी। लेट अस सी, यही करते हैं, पीछे ही स्टार्ट करते हैं, आगे जाने का मतलब। इसके अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट जो है इस टॉपिक का, दैट इज इनकंसिस्टेंसी of Ampere's law for time varying fields। कहीं ना कहीं एम्पेयर सर्कुलर लॉ हमारा इनकंसिस्टेंट है, तो एक एग्जांपल से समझेंगे। बहुत आसान है। लेट अस कंसीडर ए सर्किट हैविंग ए कैपेसिटर। These are the plates of capacitor. This is connected to a battery and a switch. देखिए क्या होता है, ये कैपेसिटर है C कैपेसिटर, बैटरी की वोल्टेज V है। जब हम इस स्विच को क्लोज करते हैं ना तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है। जब तक ये चार्ज हो रहा होता है तब तक इस सर्किट में करंट रहता है। यहाँ पे ये करंट सिर्फ तब तक रहता है जब तक ये फुली चार्ज नहीं हो जाता। जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, जितनी भी इसकी कैपेसिटेंस है उसके अकॉर्डिंग ये चार्ज हो जाता है। कितना चार्ज आएगा इस पे? Q इज इक्वल टू CV चार्ज आएगा। C इसकी कैपेसिटेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, Q इज इक्वल टू CV चार्ज आता है। तो जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैपिटल V बन जाता है। बैटरी के क्रॉस भी कैपिटल V, यहाँ भी कैपिटल V, मींस देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो उस केस में करंट फ्लो करना बंद करता है। यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज आ जाता है, वहां पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इधर पॉजिटिव, और ये मैक्सिमम चार्ज होता है। तो ये जब सिचुएशन अचीव हो जाती है, कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, तब सर्किट में करंट जीरो हो जाता है, व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज। तो जो भी हम कैपेसिटर के चैप्टर में पढ़ते हैं, कैपेसिटर जब आपने स्टडी किया था उसमें हम ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर कंसिडर करते हैं, बट जब वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तब दिस करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग देयर इज करंट आई इन द सर्किट। अब कहानी ये है कि ये जो करंट आई है ये यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव से यहाँ तक आया, फिर इधर भी कंटिन्यू हो जाता है आई करंट ऐसे, और ये सर्किट क्लोज रहता है जब तक ये चार्ज हो रहा होता है, सर्किट में करंट आई होता है। तो इस पार्ट में तो हमें कोई चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हुए दिखाई देते नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक करंट की कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन होती है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर? ऐसा क्या होता है कि ये करंट यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू हो जाता है। इस चीज को हमें समझना है। दिस वाज द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को अगर हमें थ्योरेटिकली समझना है, थ्योरेटिकली इसकी जस्टिफिकेशन देनी है, तो उसके लिए दो लूप्स कंसिडर करी जाती हैं। एक C1 पाथ यहाँ पे मान लिया, एक C1 पाथ यहाँ कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मान लिया, इसको C2 बोल देंगे। चलो, ये C2 पाथ है, ये C1 पाथ है। दे आर जस्ट क्लोज्ड पाथ्स और कुछ नहीं है। और हम दोनों क्लोज पाथ्स के लिए अगर एम्पेयर सर्कुलर लॉ को लिखें तो देखना ये इनवैलिड होगा। कैसे इनवैलिड होगा? फॉर लूप C1 इफ आई राइट दिस लॉ देन इट विल बी for path C1 if I write ampere circular law then it is B dot dl over the path C1 is equal to mu naught times I, क्योंकि इसके अंदर से ये I करंट ऐसे पास कर रहा है, तो करंट इनक्लोज्ड इज I, इक्वेशन 1। अगर मैं इसको C2 पाथ के लिए लिखूंगा, यहां से तो करंट मुझे नजर ही नहीं आ रहा, इट इज ओनली एम्प्टी स्पेस, या यू कैन से हियर वी हैव एयर।
तो एयर में से चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करके तो जा नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा वो 0 आ जाएगा। फॉर लूप C2 B डॉट dl ओवर पाथ C2 इज 0, इक्वेशन 2। तो इसका मतलब है कि जो हमारा लॉ है वो एक जगह पर तो होल्ड कर रहा है सर्किट के अंदर, सेम सर्किट में, बट दूसरी जगह पे होल्ड नहीं कर रहा। दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ व्हिच वाज रिमूव्ड बाय मैक्सवेल। द लॉ डज नॉट होल्ड for both C1 and C2. Therefore, there is inconsistency in equation, or you can say law. ये complete नहीं है equation, ठीक है। तो this was modified by Maxwell to remove the inconsistency। तो उसने बोला कि हमारे यहाँ पे ये जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इसके बीच में भी एक करंट एग्जिस्ट कर रहा है ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस। वो कौन सा करंट है? देखो ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, जब मैंने इसको बैटरी के साथ लगाया हुआ है तो करंट ऐसे अंदर जा रहा है, आई करंट। अभी जैसे जैसे करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है धीरे धीरे इस प्लेट पे जो चार्ज क्यू है वो इंक्रीज कर रहा है। इनिशियली चार्ज 0 होता है, जब तक पूरी तरह से चार्ज नहीं हो जाता कैपेसिटर, ये स्मॉल क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगा, धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हो रहा है, ठीक है। अब अगर चार्ज बढ़ रहा है यहाँ पे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा चार्ज बाय एरिया, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर यहाँ पे बढ़ रही है तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होती है विच इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। सो वी हैव वन इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विच इज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे बढ़ रही है। अब इसके कारण यहाँ पर एक और फ्लक्स आ जाता है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे एरिया बना, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, सो वी हैव इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद देयर एंड दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो टाइम वेरी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रही है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा है। द अबव इक्वेशन is modified by Maxwell for time varying fields. As there is electric field between the plates of capacitor and it is increasing with time during charging। जब कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद टाइम, देयरफॉर द फ्लक्स एसोसिएटेड with electric field is also a time varying flux। ठीक है, तो अब हम इस फ्लक्स को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो लेट अस कंसीडर व्हाट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। d∅/dt कैलकुलेट करेंगे। दिस इज d by dt, फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, E इंटू फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया मानेंगे। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ये A कौन सा एरिया है, A ये वाला एरिया, लेट मी शो दिस एरिया इज A। चलो तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन d by dt सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो चलो कांस्टेंट ही है, एरिया नहीं यहाँ पे चेंज हो रहा, एरिया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज सेम। A बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाएगा। सिग्मा को पुट करना पड़ेगा हमें
चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ से भी ए बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से और ये कट जाएगा। ये डी क्यू बाई डी टी बन गया डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन गया 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डी फाई ई बाई डी टी इस टर्म के बराबर है। अगर मैं यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी, या हम एप्सिलॉन को इधर ले आए इस डी क्यू बाई डी टी। मीन्स ये जो टर्म है ये टर्म कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट टू ए करंट, क्योंकि dq by dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही होता है, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू ए करंट। तो ये वाला जो करंट होता है इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि ये करंट एक्चुअल चार्ज पार्टिकल के ट्रांसफर के कारण नहीं हो रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने के कारण यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हियर देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt is called displacement current id, which exists between the plates of capacitor when electric flux between them is varying with time। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी कर रहा होगा सिर्फ तभी होगा। देखो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट हो तो ये टर्म जीरो हो जाएगी और आईडी भी जीरो हो जाएगा, वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब देयर एग्जिस्ट टू करंट्स, वहां पे दो करंट्स हैं। ये जैसे मेरे पास सर्किट है, इस पॉइंट पे आईडी होता है इसी डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो करंट होता है आई उसको हम आईसी बोल देते हैं, कंडक्शन करंट। सो देयरफॉर एम्पेयर्स लॉ becomes closed line integral of magnetic field is now mu naught times IC वो पहले वाला I ही है प्लस IT, जस्ट ये दोनों करंट ऐड हो। अब आप दोनों लूप्स के लिए C1 लूप के लिए जब लगाओगे इस लॉ को, तो C1 लूप के लिए ID 0 होगा, यहाँ पे ID 0 होगा, और इस रीजन में सिर्फ ID एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे अगर आप लूप कंसिडर करोगे जो कि यहाँ कैपेसिटर की प्लेट्स के इन बिटवीन अगर हम देखें एम्पेयर सर्कुलर लॉ को लगाएंगे तो यहाँ पे IC 0 होगा, वहाँ ID एग्जिस्ट करेगा, और दोनों ही केसों में हमारी जो इक्वेशन है वो वैलिड होगी। ठीक है, देखो कैसे वैलिड होगी। टू प्रूव कंसिस्टेंसी of modified form of Ampere circuital law। तो इस केस में आपको लिखना है कि for loop C1 phi E is 0, there is no electric flux around this loop C1, so in that case ID, which is epsilon naught d phi E by dt, this is 0, so we get only B dot dl is equal to mu naught IC। ठीक है, IC इक्वेशन नंबर 1 यहां से आ गई। सिमिलरली फॉर लूप C2 IC is 0, for loop C2 conduction current is 0, but there is displacement current which is epsilon naught times d phi E by dt। और इसको अगर हम सॉल्व करें अब वैसे ही जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये होगा epsilon naught d by dt of sigma by epsilon naught इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इसको भी खोलेंगे तो ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, यहाँ q by a का फैक्टर आएगा, d by dt of q by a into a, a से a कैंसिल हो जाएगा which is equal to I करंट। ठीक है, I के बराबर आ गया। therefore C2 लूप के लिए भी B dot dl की जो इंडिकेशन अब 0 नहीं आई, वो ID के बराबर है और ID I के बराबर है, जो हमारा कंडक्शन करंट है IC।
ठीक है, तो मीन्स दोनों जगह ये इक्वेशन वैलिड है, देयरफॉर द लॉ इज कंसिस्टेंट, द लॉ इज वैलिड फॉर both C1 and C2. So the next topic of unit number 3 EMI is equation of continuity. Equation of continuity for time varying fields. Now this equation represents the law of conservation of charge. It states that the charge flowing out a closed surface in some volume is equal to rate of change of the rate of decrease of charge in that volume. Okay, so this is a statement. Now let us derive the equation of quantity. वैसे mathematical form ये है, del dot J means divergence of current density plus rate of change of volume charge density is always equal to 0. So this is continuity equation. It's very important. Law of conservation of charge है basically. देखिए कैसे. Let us consider we have a circuit and there we have current I. तो एक वॉल्यूम के अंदर से लाइक वी हैव ए वॉल्यूम और वहां से कुछ करंट आई बाहर आ रहा है हमारे पास, तो उस आई करंट को हम हमेशा लिख सकते हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी. इक्वेशन नंबर 1, नेगेटिव साइन इज हियर टू शो दैट द चार्ज इज डिक्रीजिंग विद टाइम. यहां से ना चार्ज बाहर आ रहा है, ये शो कर रहे हैं हम. So this is I is equal to minus dq by dt. Okay, so here I is j dot ds. I को ना हम ऐसे लिख सकते हैं in terms of current density, आपको पता ही है, और यहाँ पे माइनस d by dt as it रहेगा और q को हम लिख देंगे रो dv का वॉल्यूम इंटीग्रल. दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल, दिस इज सरफेस इंटीग्रल. सिंपली मैंने q की वैल्यू पुट कर दी वहां पे बिकॉज रो इज इक्वल टू dq by dv चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो वहां से रो dv dq बन गया. टोटल चार्ज dq अगर हमें निकालना है तो टोटल चार्ज q अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. नाउ d by dt इज इंडिपेंडेंट ऑफ dv. तो ये वाला फैक्टर इंटीग्रेशन के अंदर जा सकता है, इसको ले जाते हैं अंदर. तो दिस इक्वेशन बिकम्स j डॉट ds इज इक्वल टू माइनस volume integral of partial rho over partial d dv. ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं. अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन. तो यहाँ पे ना ये फ्लक्स है, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी. दिस कैन बी रिटन एज डाइवर्जेंस ऑफ j वेक्टर इंटीग्रेटेड ओवर द वॉल्यूम, एंटायर वॉल्यूम, एंड हियर माइनस पार्शियल रो बाय पार्शियल t. बस हो गया, दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल आ गया. एंड दीज टू वॉल्यूम इंटीग्रेशंस आर इक्वल इफ देयर इंटीग्रेंड्स आर इक्वल. तो these two volume integrations
are equal if their integrands are equal. Means del dot J is equal to minus partial rho over partial T. This is the equation. This is continuity equation. Now for steady current के केस में रो कांस्टेंट रहता है, किसी भी वॉल्यूम के अंदर चार्ज बढ़ता या कम नहीं होता। मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर स्टेडी करंट जा रहा है आई इज कांस्टेंट एवरीवेयर। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर भी करूंगा कंडक्टर के अंदर, उसके अंदर जितना चार्ज जाएगा उतना चार्ज बाहर आ जाएगा। यही ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। तो उस केस में ना उस वॉल्यूम के अंदर जो रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट विल नॉट वेरी विद टाइम। तो फॉर स्टेडी करंट इफ आई इज स्टेडी then rho is constant, rho is charge density, it will be constant. तो याद रखेंगे स्टेडी करंट्स के केस में रो कांस्टेंट होगा तो पार्शियल रो बाय पार्शियल टी 0 होगा। तो उस केस में डेल डॉट जे 0 होता है, डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज 0। ठीक है जी।